कौन जात बा तोहार? कौन जात के हो भैया? का जात है तोहार? नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बिहार में चल रहे जातीय जनगणना की। जाति की गिनती का काम 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में मकानों की गिनती होगी, साथ ही हाउस होल्ड के आंकड़े जुटाए जाएंगे और दूसरे चरण में जाति पूछी जाएगी। संविधान में जातीय भेदभाव को मिटाने की बात कही गई है। हम जातीय भेदभाव रहित समाज के निर्माण की तरफ बढ़ रहे थे और अचानक ये जातीय जनगणना का बवाल आ गया। बिहार जातीय जनगणना करने वाला कोई पहला राज्य नहीं है। इससे पहले कर्नाटक और तेलंगाना में भी जातीय जनगणना कराई जा चुकी है। केंद्र सरकार ने भी 2011 में जातीय जनगणना कराई थी, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। हालांकि 1951 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने जातीय जनगणना के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। उनका तर्क था कि यह समाज को बांटने वाला होगा। कबीरदास जी ने भी कहा था कि जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। लेकिन अब बिहार में ऐसा नहीं होगा और कोई आपसे पूछे या ना पूछे, लेकिन सरकार आपसे जरूर पूछेगी और आपके घर में घुसकर पूछेगी कि बता तेरी जात क्या है। हो सकता है आपकी जाति जानने के बाद सरकार आपके भगवान से पूछ ले कि आदरणीय आप भी अपनी जाति बताइए। जाति आधारित जनगणना में साधुओं की जाति पूछी जाएगी, संतों की भी पूछी जाएगी, मुसलमानों की भी पूछी जाएगी, अपराधियों की भी पूछी जाएगी। मकान में रहने वालों को तो पूछा ही जाएगा, मचानों पर रहने वालों की भी जात पूछी जाएगी। सरकार सभी के आंकड़े जमा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जाति जानकर सरकार आखिर करेगी क्या। तो जवाब सुन लीजिए। सरकार जातियों की संख्या जान लेने के बाद उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाएगी, ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। पता नहीं अब सरकार ऐसी कौन सी योजना बना रही है जो जाति जानने के बाद ही कल्याण मोड में एक्टिव होगी। इस योजना को जानने के लिए शोध करने की आवश्यकता है और सुशासन सरकार का एक तबका शोध कर भी रहा है। लेकिन यह शोध इस बात को लेकर है कि इसका राजनीतिक फायदा कैसे उठाया जाए। दरअसल 80 के दशक में शुरू हुए मंडल और कमंडल की राजनीति का जो दौर 90 के दशक के बाद से धूमिल होता होता 2014 के बाद से खत्म सा हो गया था, उस मंडल और ओबीसी राजनीति के जिन को बोतल से निकालने के लिए जातीय जनगणना का कार्ड खेला जा रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या जातीय जनगणना के जरिए फिर से मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हो रही है। क्या 50% आरक्षण के कैप को हटाने की साजिश हो रही है। क्या जातीय जनगणना में जातियों के नंबर के हिसाब से योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जिसकी संख्या ज्यादा उसकी हिस्सेदारी ज्यादा के फार्मूले से सामाजिक न्याय का समीकरण सध पाएगा। क्या सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर आरक्षण कोटे से जातियों को बाहर भी किया जा सकेगा। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। कौन जात बा तोहार? इस कड़कड़ाती सर्दी में जहां एक तरफ लोग एक दूसरे का हाल पूछ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में लोगों की जाति पूछी जा रही है। बिहार में इस कड़कड़ाती सर्दी की धुंध में कुछ दिखाई दे या ना दे, लेकिन चारों तरफ सुनाई जरूर दे रहा है। कौन जात के हो भैया? का जात है तोहार? बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गई है। बिहार में सत्तासीन नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला महागठबंधन जातीय जनगणना को ऐतिहासिक विषय करार दे रहा है। नीतीश और लालू यादव दोनों का कहना है इससे दलित पिछड़ों की सही संख्या मालूम चलेगी और उन्हें इनके अनुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा। वहीं राज्य में मुख्य विपक्षी बीजेपी ने जातिगत जनगणना पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू नीतीश जातिगत जनगणना के नाम पर राज्य में उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जातीय जनगणना कराने से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था। उस समय भाजपा, राजद, जदयू समेत सभी दलों ने समर्थन दिया था। हालांकि केंद्र सरकार इसके खिलाफ थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। बात अगर जातिगत जनगणना की करें तो देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल भी इसके खिलाफ थे। सरदार पटेल ने कहा था कि जातिगत जनगणना देश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ सकती है।
इसका समर्थन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू, अंबेडकर और मौलाना आजाद ने भी किया था। इसके बावजूद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने जातिगत जनगणना की शुरुआत करती है। यहाँ पर सवाल उठता है, ये क्या राजनीति के लिए सामाजिक फेमिनिस्टता फैलाना सही है? क्या राजनीति के लिए समाज में जातिगत विघटन पैदा करना उचित है? और क्या नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी नेहरू, पटेल और अंबेडकर के सिद्धांतों को तिलांजलि दे रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बिहार में जातीय जनगणना के बाद से बवाल मचा हुआ है। जो बात पूछने में हमें कभी शर्म आती थी, वो बात जो है अब सार्वजनिक तौर पे सरकार सबसे घर में घुस करके पूछेगी आपके घर में आकर के, बताओ भाई क्या जात है तुम्हारी, किस जात के हो। ये सारी चीजें हो रही है। हमारे साथ चारों मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए समाज शास्त्री के रूप में, अखिलेश सिंह है बीजेपी प्रवक्ता के रूप में, अरुण कुमार आरजेडी के नेता, और वीरेंद्र यादव वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार से और इस तरह की सारी घटनाओं पर बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। और संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल पूछ रहा था वही सवाल मेरा फिर से आपसे है कि क्या अभी बिहार में ये समय है कि पूछा जाए, जातीय जनगणना कराई जाए? क्या आपको लगता है कि जो सामाजिक ताना बाना है इससे बिगड़ेगा, कमजोर होगा, मजबूत होगा, उलझेगा? किस तरीके से इस फैसले को आप देखते हैं, जातीय जनगणना के फैसले को? जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, ये जो आपका प्रश्न है, इसकी जो शुरुआत है, आपने अपने जो रिपोर्ट आपने दिखाई है जी, उसमें ही ये स्पष्ट रूप से आपने कहा कि जो भारत के जो संविधान के जो रचनाकर्ता थे, जो भारत के जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने जो एक ऐसे समाज की, एक ऐसे देश की संकल्पना की थी जो कि एक समता मूलक समाज हो, एक ऐसा समाज हो कि जिसमें कि एक एकता बद्धता ज्यादा हो, विभाजनकारी प्रवृत्तियां कम से कम हो, और राष्ट्र को अधिक से अधिक बेहतर संगठित कैसे बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने अपने प्रयासों को किया था। और वर्तमान समय में भी इस बात की आवश्यकता है कि समाज में विभाजनकारी जो प्रवृत्तियां हैं उससे जो है समाज को बचाया जाए, और इस तरीके के संकेत न दिए जाए कि समाज के अंदर जातिगत जो है विभाजन और ज्यादा जो है वो फैले। तो उस लिहाज से मैं मानता हूं कि ये जो जातिगत आधार पर जो इस तरह की जनगणना के प्रयास किए जा रहे हैं, वो समाज के अंदर के विभाजन को और अधिक पैदा कर सकता है, और इस तरीके की जाति के आधार पर, जो आइडेंटिटीज के आधार पर एक दूसरे के विरुद्ध जो सोचने की प्रवृत्तियां होती हैं वो बढ़ सकती हैं। तो अगर भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, भारत की पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी अगर आप देखें तो लगातार भारत से अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। भारत को आज इस समय की आवश्यकता है कि एक संगठित तरीके से भारत व्यवहार करे, एक ऐसा समाज बने कि जो कि समता मूलक हो, जिसमें कि अधिक से अधिक एकताकारी शक्तियां सक्रिय हो, विभाजनकारी प्रवृत्तियां कम से कम हो। उस लिहाज से मैं मानता हूं कि इस तरीके के संकेत नहीं दिए जाने चाहिए, इस तरीके की प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे कि समाज में जातिगत विभाजन अधिक ज्यादा पैदा हो। तो ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जो जनगणना है इससे बचा जा सकता है, और एक ऐसे एकताबद्ध समाज के निर्माण की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है जो कि भारत को मजबूत बनाए, जो भारत की जो तमाम जो कम्युनिटीज हैं उनको एक साथ लाने का काम करे, ना कि उनको विभाजित करने का कार्य करे। एक जो सामाजिक न्याय का कंसेप्ट इसमें दिया गया है, खासतौर पे जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, या मंडल कमीशन में जिस तरीके से सामाजिक न्याय की बात की गई थी और रिजर्वेशन के द्वारा ओबीसी रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए, क्या आपको लगता है कि ये मंडल पार्ट 2 है? और जो तर्क दिया जा रहा है इस जातीय जनगणना के पीछे, जो तर्क दिया जा रहा है कि जात के भीतर में किसकी संख्या, ओबीसी के भीतर में किनकी संख्या कितनी है,
ये पता नहीं होने के कारण जो है समाज में जो है असमानता है और रिजर्वेशन का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन गड़बड़ा रहा है। जिन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए था, उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एक ही सेक्शन ऐसा है जो इसका पूरा फ़ायदा उठा ले रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि केवल जो हम लोग सीधे आंख मूंद करके विरोध कर देते हैं कि नहीं ये जातीय जनगणना है, जात के आधार पर भेदभाव बढ़ेगा, लेकिन उस फ्रंट से अगर आप देखें जिसमें आपको लगता है कि जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए था, जिनके लिए रिजर्वेशन रखा गया था, उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कि जातीय जनगणना हो, पता चले कि समाज में आपकी संख्या कितनी है और आपके संख्या के आधार पर आपकी भागीदारी तय की जाए। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी चीज़ एक देखा जाना चाहिए, ये पक्ष भी एक है? अनुसूचित जनजातियों की जनगणना है वो की गई है और उसके आधार पर रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। एक कैप भी है, 50% का कैप भी है और जो रिजर्वेशन के माध्यम से चाहे अनुसूचित जातियां हो, अनुसूचित जनजातियां हो, अदर बैकवर्ड कास्ट हो और अब तो इकोनॉमिक जो बैकवर्ड कास्ट को भी इस तरीके की व्यवस्था दी जा रही है। तो रिजर्वेशन के जो फायदे हैं वो ऑलरेडी जो है इन कम्युनिटीज को मिल रहे हैं और रिजर्वेशन मैं मानता हूं कि आवश्यक था। एक जो है समाज में जो ऐसा तबका कि जो कि तमाम जो सुविधाओं से वंचित रहा उसको अपलिफ्ट करने के लिए एक रिजर्वेशन की आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और उसके आधार पर उन्हें लाभ मिल भी रहा है। लेकिन लक्ष्य ये होना चाहिए कि एक ऐसा समाज बने कि जिसमें कि एक समता मूलक व्यवस्था हो। सामाजिक न्याय निसंदेह आवश्यक है, लेकिन सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य है वो एक बड़ी एकता वाला, बड़े संगठन वाला और पूरे देश को और समाज को एक करने वाला जो है कि जो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं संजीव जी, आप जो कह रहे हैं उस पर हम फिर से आएंगे, क्योंकि देखिए रिजर्वेशन की व्यवस्था या रिजर्वेशन का कंसेप्ट ही समतामूलक समाज की स्थापना के कारण था। समतामूलक समाज की स्थापना करना है, इसीलिए संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं या जो मुख्य धारा से अलग है उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए किया गया था रिजर्वेशन। लेकिन उसके परिणाम जो है कुछ उस तरीके के निकले कि जो समानता नहीं आ पाई। इस पर भी हम जाएंगे, लेकिन पहले अखिलेश सिंह जी के पास जाना चाहते हैं, बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अखिलेश सिंह जी, बीजेपी क्या लगता है जातीय जनगणना के ऊपर में कंफ्यूज है? क्योंकि एक तरफ तो आप बिहार में कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक है, समर्थन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र के लेवल पे जो है बीजेपी इसका समर्थन नहीं करती जातीय जनगणना का, लेकिन राज्य के स्तर पे आप इसका विरोध कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी का एक इतने महत्वपूर्ण इशू पे दो स्टैंड कैसे हो सकता है? बिल्कुल दो स्टैंड रहेंगे जी। एक तो आपको मैं बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी से यहाँ बिहार का प्रतिनिधिमंडल जाकर मिला था जी, और प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि राज्यों को अगर इच्छा है जरूर जातीय जनगणना कराए, हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जातीय जनगणना के मामले में जो हमारी आशंकाएं थी उसको हमने क्लियर किया था। भारत सरकार ने भी जातीय जनगणना कराया था, जो दो राज्यों ने जातीय जनगणना कराया था, क्यों उसका रिपोर्ट उन लोगों ने स्थापित नहीं की? और नीतीश कुमार जी लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, तो इससे काम थोड़ी चलेगा। जातीय जनगणना करने के बाद इनके पास क्या प्लान है? जाति गिन लेंगे, जाति की संख्या गिन लेंगे, तो क्या जिसकी जाति ज्यादा होगी उसको ज्यादा जो है हिस्सेदारी मिलेगी? अरे व्यक्ति को अगर आप लोग कल्याणकारी राज्य में उसके विकास की कोई योजना बनाते हैं तो उसकी माली हालत, उसके पॉकेट की हालत, उसका रहन सहन, उसका पर कैपिटा इनकम, इसके आधार पर उसके कल्याण की योजना बनाइएगा। लेकिन आप यदि जातीय जनगणना सिर्फ राजनीतिक कारणों से बना रहे हैं, अगर जातीय जनगणना इसलिए करा रहे हैं ताकि आप बिहार में विद्वेष फैला करके और अपनी राजनीति की रोटी सेक सके, क्योंकि आप आरजेडी के साथ आज गए हैं तो आप वो जातीय उन्माद फैला करके ही बिहार के अंदर राजनीति किया है। तो अगर ये आपकी मंशा है तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। आप यदि जाति गिन रहे हैं तो आप ये पता करिए ना कि हाँ अनुसूचित जाति में जो मुसहर समाज के लोग हैं उनका विकास अभी तक नहीं हुआ है, तो मुसहर समाज के लोगों का विकास कैसे हो, इसके लिए योजना बनाइए। आप ये योजना बनाइए, तत्वा है, दुनिया है, फिर उसके बाद में कहार है, कुम्हार है, चंद्रवंशी है, इन जातियों का यदि कल्याण नहीं हुआ तो इन जातियों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके कल्याण की योजना आप बनाइए। आप जाति गिन करके और सिर्फ जातीय उन्माद फैला करके
और बिहार के अंदर आपकी मंशा ठीक नहीं है। हमारा सवाल आपके मंशा पर है, आप कौन सी योजना बनाए हैं? आप आज बिल्कुल बिल्कुल आप कह रहे हैं मनसा ठीक नहीं है, मनसा सही नहीं है आप कह रहे हैं। मैं अरुण जी के पास वीरेंद्र जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले अरुण जी के पास जाता हूं। अरुण जी, क्या मनसा ठीक नहीं है? कौन सी ऐसी योजना सरकार की है कि बिना जाति की गणना किए बिना वो लागू नहीं हो सकती? अगर आप कल्याण करना चाहते हैं मुसहर का और दूसरी छोटी जातियों का अगर कल्याण करना चाहते हैं तो नंबर गिनने से क्या फायदा? आप पूरे समाज का कीजिए ना। नंबर गिन करके आप कौन सा स्पेशल फायदा उनको पहुंचा देंगे? यही जवाब मैं देना चाह रहा हूँ जी कि ये किसी जाति के उत्थान के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के उत्थान के लिए जातीय जनगणना की जा रही है। जातीय जनगणना के साथ उसमें आर्थिक गणना भी की जाएगी कि इस जाति की कितनी संख्या है, इनका काम करने का तरीका क्या है, कौन काम कर रहे हैं, कौन भीख मांग रहे हैं, कौन रोड पर मेहनत कर रहे हैं, ये सारी जानकारी इससे ली जाएगी। इसे जातिगत जनगणना कहते हैं, जातीय जनगणना नहीं कहते हैं, जाति आधारित जनगणना कहते हैं। तो ये जाति आधारित जनगणना क्या करवाया जा रहा है? स्वर्ण में भी ले लीजिए कि स्वर्ण में भी गरीब है, तो वो क्या कर रहा है? स्वर्ण में राजपूत जाति क्या कर रहा है, भूमिहार जाति क्या कर रहा है, और भी जाति लोग क्या कर रहे हैं, वो सबका डाटा सरकार रख करके उसके अनुसार बजट में प्रावधान कर करके उसके जन कल्याणकारी योजनाओं को बनाने का काम सरकार करेगी। और ये जो रोड पर जो भीख मांग रहे हैं वो लोग कौन है, उसकी जानकारी इकट्ठा करके उनको भीख मांगने के जो रोजगार है उससे छुटकारा दिलवाने का काम करेगी। तो अरुण जी, भीख जो मांग रहे हैं रोड पे, अरुण जी, रोड पे जो भीख मांग रहे हैं, जो रोड पर भीख मांगने को मजबूर हैं, सरकार की मंशा पर लोग सवाल न उठा रहे। नहीं अरुण जी, आप जो कह रहे हैं जो रोड पर भीख मांगने वालों को भी आप से जो कहा जा रहा है कि जातीय भेदभाव बढ़ेगा, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। जातीय भेदभाव क्या, आप वहाँ चैनल पर बैठे हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे समाज में जातीय भेदभाव नहीं है? आज स्कूल में जाइए तो जाते नहीं, बिल्कुल है, तो उसको कम करने की, खत्म करने की जरूरत है, या आप उसको और बड़ा करने की? ये जो खाई है इससे तो और चौड़ी हो रही है ना ये खाई अरुण जी। और आप जो भीख मांगने वाले रोड पे हैं उसकी जात जान करके उसका कल्याण कीजिएगा क्या? बिना जात जाने भी तो आप उसका कल्याण कर सकते हैं। योजना बिना जात जाने भी आप चला सकते हैं और पहले से चलती आ रही है। आपने अगर योजना को सही ढंग से चलाया होता तो ये आपको बोलने की जरूरत नहीं होती और जातीय जनगणना की बात करने की जरूरत नहीं होती। वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन तरह की चीज़ों को बड़ा गौर से, बड़ा करीब से देखते हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपका टेक लेना चाहूँगा एक पत्रकार के तौर पे और एक एनालिस्ट के तौर पे। ये जो चीज़ें चल रही है जातीय जनगणना को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि मंडल कमीशन वाला जो जिन था वो फिर से निकालने की, बोतल से निकालने की कवायद हो रही है? इसका कई पक्ष हैं, पूरे मामले के कई पक्ष हैं जी। एक तो जाति जनगणना नहीं है, ये जाति आधारित गणना है जी। स्पष्ट रूप समझिए इसको, ये जाति आधारित गणना है, जाति जनगणना नहीं है। ये जाति नहीं गिनेगी सरकार गिनेगी किस जाति के हिस्से क्या संसाधन है, कितना शिक्षा है, कितना बेरोजगारी है, कितना रोजगार है, उसके ढांचा है, समाज के विभिन्न पहलू है, उस पर अध्ययन करना सरकार को। जाति नहीं गिनना, जाति एक पक्ष उसमें है कि किस जाति कितने लोग हैं, लेकिन मुख्य कारण जाति की गिनती करना नहीं है। मुख्य है कि किस जाति के हिस्से क्या हिस्सेदारी मिल रही है। मान लो कोई पिछड़ा वर्ग है, कितनी जाति शिक्षा है, कितनी बेरोजगारी है, कोई सवर्ण है तो कितने खेत हैं, कितनी जमीन है, कितनी नौकरियां हैं, इस पर पूरा पक्ष की फोकस करना है, नहीं कि जाति गिनना है। जाति एक मात्र पॉइंट है कि उसमें जाति भी गिनी जाएगी, लेकिन जाति सिर्फ नहीं है ये। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सिर्फ जाति गणना हो रही है जी। दूसरा ये आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते थे। ये जो सारे आंकड़े हैं वीरेंद्र जी, अगर आप इसमें जाति नहीं बताएंगे तो पर भी आंकड़े इकट्ठे हो सकते थे। आपको अगर आपको कल्याण करना है, आपको ये पता करना है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा रोजगार कर रहा है, कौन सा व्यक्ति के पास क्या संपत्ति है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो ये जाति जाने बिना भी इकट्ठा किया जा सकता है। नहीं, सरकार मानती है कि जो सामाजिक हिस्सेदारी है, सत्ता संसाधन का, सत्ता का, या जो भी सुविधाएं उपलब्ध है देश में या प्रदेश में, उसकी हिस्सेदारी जातिवार क्या है वो भी जानना जरूरी है सामाजिक। तो इसका मतलब आप जातीय जनगणना करा रहे हैं। तो जाति आधारित जनगणना एक डिफेंस आप केवल ले रहे हैं कि ये जाति आधारित जनगणना है, जातीय जनगणना नहीं है। लेकिन जो आंकड़े आप जुटाने की बात कर रहे हैं वो आंकड़े बिना जात जाने भी आप इकट्ठा कर सकते हैं।
तो फिर आप जात जानने का कॉलम क्यों? आप अगर इतने दिनों से जनगणना हो रही है, कभी भी बिना जात को सामने रखे भी तो योजनाएं बन ही रही थी ना अब तक। हाँ, बन रही थी, आगे बनती रहेगी। इसका देखिए, इसका पूरा देखिए, जो मेरा अपना मानना है, इसका कोई आंकड़ा कोई मतलब सिर्फ पॉलिटिकल इस्तेमाल होगा और कोई इसका उपयोग नहीं है। इस आंकड़े का सिर्फ पॉलिटिकल इस्तेमाल होगा। अब इसको मंडल 2 कहिए या हम इसको कहते हैं कि मंडल का नया दोस्त हो रहा है। भाजपा का मंदिर मर गया, अब आ गया भव्य मंदिर। उसी तरह आएगा यहाँ पे मंडल नहीं, अब पूरा मंडल, समग्र मंडल चाहिए हमको। अभी कुछ हिस्सा लागू है मंडल आयोग का, अब चाहेंगे पूरा लागू हो। अब पार्टी ये जो अगली जो पॉलिटिक्स होगी अगले 2024 की लोकसभा की, 2 खेमा होगा, मंदिर, भव्य मंदिर बनाम मतलब समग्र मंडल। मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही। मैं भी इसी लाइन पे चाह रहा था कि ये जो सारी चीजें हैं, आप बोलिए कुछ भी, लेकिन ये जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा जात के नाम पे, इसका सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल होगा और कल्याण की बात जो है वो कल्याण की बात केवल किताबों में और आपके फाइलों में रहेंगी। क्योंकि कल्याण अगर करना चाहते हैं तो बिना जात जाने भी आप कल्याण कर सकते हैं। ये जातीय उन्माद फैला करके अपनी राजनीति गर्म करने की केवल कोशिश है। वीरेंद्र जी, अरुण जी, क्या आपको लगता है जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि ये राजनीति होगी केवल जातीय जो डेटा है वो इकट्ठा करके, और मंडल और भव्य राम मंदिर, ये इस तरीके की राजनीति का अगला 2024 के लिए जो है पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग को भी, जो लोग हैं वो भी बिहार विधान मंडल में सर्वसम्मति से जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित किए थे, जाके प्रधानमंत्री से मिलने का काम किए थे। लेकिन ये आज भारतीय जनता पार्टी कह रही कि राजनीति, हमारी मंशा राजनीति करने की नहीं है। हमारी मंशा है लोगों में समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए। जब तक, अब आप कहिएगा जाति, हम लोग भी कभी नहीं चाहे कि जाति आधारित समाज की स्थापना हो, लेकिन विष को काटने के लिए विष की ही जरूरत पड़ती है। और अगर जातीय जनगणना हो जाती है तो किस जात की समाज में क्या स्थिति है, उसके अनुसार सरकार उसके विकास के लिए काम करने के लिए कटिबद्ध होगी। और लोगों को में जो ये एक चीज अरुण जी एक चीज बताइए, जो ओबीसी की मान लीजिए आप गणना करते हैं और ओबीसी में जितनी जातियां हैं, इसमें एक जाति जो उसकी संख्या बहुत ज्यादा है और एक जो जाति है उसकी संख्या बहुत ही कम है, तो दोनों के लिए क्या अलग अलग योजनाएं बनेंगी? और जो सबसे कम संख्या वाली जातियां हैं उसके साथ क्या न्याय नहीं होगा? या जो ज्यादा नंबर वाले जाति के लोग हैं, समाज है, उसको जो योजना का लाभ मिलेगा वो छोटी जाति वाले जो नंबर में जो छोटे हैं, क्या उनको वो लाभ नहीं मिलेगा? दोनों के लिए अलग अलग योजनाएं बनेंगी? यस, योजनाएं तो अलग अलग बनेगी ही ना। योजनाएं सबके लिए अलग अलग बनेगी। और डिमांड भी जो मान लिया कि अब जैसे कि आप कह रहे हैं आरक्षण की भी बात बोले कुछ लोगों ने, तो आरक्षण तो आज सबको भी प्राप्त है। 50% से ऊपर आरक्षण का सीमा चला गया, तो जब और भी लोग जो उस श्रेणी में जो जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें लाभ दिया जाएगा तो क्या दिक्कत है? समाज को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज आप कह रहे थे, अभी सुन रहे थे कि 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो 50% से तो ऊपर आरक्षण चला गया। 10% आर्थिक आधार पर जो गया वो कहाँ गया? 10% हो गया। तो ये सब बात नहीं है। मेरे सवाल का सही जवाब नहीं है, लेकिन लोगों की उत्थान होनी चाहिए। नहीं, कैसे उत्थान होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। संजीव जी, क्या आप समझा पाएंगे जो कह रहे हैं अरुण जी कि नंबर के हिसाब से आपकी संख्या जितनी होगी उसके हिसाब से अलग अलग योजनाएं बनेंगी और उसके हिसाब से कल्याण होगा? यानी जो कल्याण ज़्यादा नंबर्स वाले 100 नंबर वाले, अगर किसी की संख्या 100 है तो उसके लिए जितना कल्याण किया जाएगा योजना में, जिसकी संख्या 10 है उसके लिए वो कल्याण नहीं होगा। दोनों के लिए कल्याण की परिभाषा अलग अलग होगी, ये कह रहे हैं अरुण जी आप? विरोधाभासी बात है। और इस तरह की मुझे नहीं लगता कि ये एक व्यवहारिक स्तर पर इसे ऐसा किया जा सकता है। और लक्ष्य जब जैसा कि अरुण जी कह रहे हैं कि वो एक समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, और समता मूलक समाज बनाने की प्रक्रिया में कोशिश ये होनी चाहिए कि अधिक से अधिक ऐसे प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जाए कि जो कि एकता को बढ़ाएं, जो कि विभाजनकारी प्रवृत्तियां ना हो। लेकिन जैसा कि वीरेंद्र जी ने भी कहा
कि इस बात की पूरी संभावना है कि इस तरीके की जनगणना का राजनीतिक जो दुरुपयोग है वो किया जाएगा और इसके राजनीतिक लाभ को लेने की कोशिश की जाएगी और अल्टीमेटली जो इसका खामियाजा है पूरे समाज में एक तनाव की स्थितियों के रूप में दिखेगा, जैसा कि हम पिछला देख चुके हैं, मंडल हो कमंडल हो, इस तरीके की जो राजनीतियां की जाती हैं, विभाजनकारी जो प्रवृत्तियों के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो कार्य होता है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं होता है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसकी अच्छी छवि नहीं जाती। तो यदि समता मूलक समाज का बनाने का लक्ष्य तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या उसके लिए मंशा भी वैसी ही है? क्या उस तरीके के ईमानदार प्रयास किए जा रहे हैं? क्या राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र में एकता को लाने के लिए, जैसा कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, चाहे वो नेहरू जी रहे हों, चाहे वो पटेल जी रहे हों, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, क्या उनके विचारों के आधार पर जो एक समाज को बनाने की और राष्ट्र को निर्माण करने की जो उनके विचार थे, क्या उस पर हम चल रहे हैं? मुझे लगता है कि इसके ऊपर संदेह है और इसके ऊपर राजनीतिक लाभ लेने की प्रवृत्तियां ज्यादा दिखाई देती हैं और यही सबसे बड़ी चिंता का कारण है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं वीरेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये मंडल वर्सेज जो भव्य मंदिर का निर्माण है, ये इसकी राजनीति हो रही है और इसी के आधार पे जो है 2024 के चुनाव के लिए ज़मीन तैयार की जा रही है। क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद से आज 2023 में हम हैं और 2014 से लेकर 2023 में अगर बीजेपी का ग्राफ आगे गया है तो इसके पीछे एक मुख्य वजह यह है कि जात पात की राजनीति से या जात पात की सीमा से आगे बढ़ के राष्ट्रवाद के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को लोगों ने समर्थन दिया है, वोट दिया है, इसीलिए बीजेपी का ग्राफ जो है राजनीति में इतनी तेजी से ऊपर उठा है। क्या आपको लगता है उसी ग्राफ को छोटा करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए ये मंडल पार्ट 2 जो है वो लाया जा रहा है ताकि जात पात में ही लोग रहें और वोट जब करें तो जात को ध्यान में रख के करें, ना कि अपने आप को हिंदू और मुसलमान मान करके वो करे? 2-3 पक्ष है जी। पहली बात यह है कि भाजपा हिंदू प्रो नहीं है, एंटी मुसलमान है। उसकी हर पॉलिसी कैसे मुसलमान को हम फोकस करके अन्य जातियों का वोट हिंदुत्व को जोड़ पाए, ये पहला रहा है। अब चूंकि जो अन्य जाति अन्य पार्टियां हैं, जो गैर भाजपा पार्टियां हैं बिहार के संदर्भ में कहिए तो उनको चाहिए नया मुद्दा कोई है नहीं आज तारीख में। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, राष्ट्रवाद कोई मुद्दा नहीं है, बाकी कोई मुद्दे मर चुके हैं। एक मुद्दा बच सकता है जाति के आधार पर, एक धार्मिक ध्रुवीकरण होगा मंडल के नाम पे, एक कमंडल के नाम पे, एक होगा मंडल के नाम पे। अगली जो पॉलिटिक्स होगी भारत की, उसमें केंद्र नीतीश केंद्र नीतीश कुमार रहेंगे, जो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है कि हम अगले एक साथ पूरा राष्ट्र को समर्पित करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। उस देश में क्या करेंगे? एंटी भाजपा की पॉलिटिक्स करेंगे। उसमें मुद्दा बस मंदिर, हिंदुत्व और मंडल, यही 3-4 मुद्दे रहेंगे जिसके आसपास पूरी पॉलिटिक्स होगी। और अगला साल भर की 1.5 साल की पॉलिटिक्स उसी मंडल बनाम मंडल नए स्वरूप में आएगा, उसका भव्य मंदिर बनाम समग्र मंडल। मेरा अपना ये मानना है। जहां तक हिस्सेदारी की बात है बिहार की राजनीति में, बिहार की पॉलिटिक्स में 3 जातियां हैं, यादव, राजपूत, भूमिहार, जिनका पूरे पॉलिटिक्स का 40% हिस्सेदारी इनकी है, पूरी राजनीतिक सत्ता की। 243 विधायक यहाँ पे हैं, उसमें 101 विधायक 3 जातियों के हैं, यादव, राजपूत, भूमिहार। नाम पार्टी का नाम कुछ भी हो, क्षेत्र का नाम कुछ भी हो, विधायक का नाम कुछ भी हो, लेकिन नंबर ऑफ कास्ट 100 बराबर रहती हैं 240 सीटों में, 43 सीटों में, मतलब 40% सीटों पे इन जातियों का कब्जा है। इसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, क्योंकि सबकी अपनी राजनीतिक मजबूरी है। जाति जनगणना हो रही है, उसका आखिरकार होना बस पॉलिटिकल इस्तेमाल ही है। बाकी सिर्फ तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और जो जाति आधारित गणना है कहने को है, शुद्ध पॉलिटिकल ध्रुवीकरण का एक नया प्रयास है। इसमें नीतीश जी कितना सफल होते हैं या भाजपा कितना विफल होती है, इस बिल्कुल सही कहा वीरेंद्र जी आपने। यही सवाल मेरा अखिलेश जी से भी। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि ये मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति जो 80 के दशक में थी, वही राजनीति का दौर शुरू हुआ है और 2024 में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, कम से कम बिहार में मंडल वर्सेस कमंडल ही रहेगा? मैं तो उस समय से आपसे समय मांग रहा था, पता नहीं क्यों काफी देर के बाद आपने अवसर दिया है। खैर ठीक है, मेरी बात पूरी हो जाए, मैं ऐसी आपसे अपेक्षा रखूंगा जी। एक तो मैं पहले भी ये कह रहा था कि आप जरा आरजेडी के प्रोग्राम, मेरा कुछ सवाल था, आपको सवाल को आपको लेना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए। जी, अभी आप पूछ नहीं सकते, अभी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, अब समय आपके पास है। मैं उस समय आपसे कह रहा था, आप समय नहीं दे रहे थे। मैं एक बात मैं कह रहा था कि उनसे जरा ये पूछिए कि अगर 15% यादव है तो क्या उनको लोक कल्याणकारी योजनाओं में उनको ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी?
अगर 1.5% लोहार है, अगर कोई ततवा जाति का 0.5% है, कोई 1% है, तो उनको कम हिस्सेदारी मिलेगी। एक हम इस आशंका को वो बतावे कि ये जातीय जनगणना यदि हो रही है तो जातियों की संख्या जिसकी ज्यादा है क्या उसको ज्यादा देंगे, और जिसकी संख्या कम है भले वो कितना हो पिछड़ा हो उसको वो कम देंगे। यदि देना ही है, अगर जो पिछड़ा है तो वो किसी जाति का है उसको मिलना चाहिए, अगर किसी जाति का है उसको मकान नहीं है तो उसको मकान मिलना चाहिए। वो पिछड़ा है, अगर वो उसको नौकरी नहीं है तो उसको नौकरी मिलना चाहिए, उसको भोजन मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से राशन भेजा, और राशन भेजा तो सभी गरीबों के घर में भेजा, वो चाहे किसी जाति का व्यक्ति हो। और नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार इस देश के गरीबों का है, और गरीब चाहे किसी जाति का हो, सबकी चिंता इस देश के प्रधानमंत्री ने की। लेकिन आज गरीब की जाति पूछ करके अगर उसके कल्याण की बात की जाएगी, और यदि ज्यादा संख्या में अगर यादव हैं तो उनको ज्यादा मिलेगा, लोहार कम संख्या में है तो उनको कम मिलेगा, तो ये फिर कैसा न्याय हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, बहुत शॉर्ट में, समय की कमी है। अरुण जी अगर जवाब देना चाहें आप। 30 सेकंड, मैं 10 सेकंड और मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये मंडल और कमंडल की बात जो आप कह रहे हैं, भूल जाए लोग, बिहार के लोग, पूरे देश के अंदर अगर कोई इस प्रकार की भावना रखता है तो भूल जाए। सभी जाति के लोग, और स्वयं नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और सभी जाति के लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, सभी राज्यों के अंदर सभी जाति के लोगों ने वोट दिया है। अभी अब मतदान हुआ है, क्या कहते हैं कि गुजरात के अंदर सभी जाति के लोगों ने मतदान दिया। जब इस सरकार में, भारत की सरकार जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सभी जाति, सभी धर्म, सभी समाज के लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है, तो फिर ये चाहे जितना जातीय उन्माद फैला ले, चाहे जितने जातीय जनगणना जो कुछ करना है ये कर ले, कोई असर नहीं होने वाला है। पिछड़ों का कल्याण यदि सबसे ज्यादा हो सकता है, वो जातीय रूप से पिछड़ा हो, या सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, या आर्थिक रूप से पिछड़ा बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल समय की कमी है। अखिलेश जी क्षमा चाहते हुए मैं अरुण जी से मैं छोटा सा चाहूंगा एक इसका जवाब दे दे। अरुण जी, अरुण जी की आवाज आ रही है आपको? अरुण जी की आवाज आ रही है आपको? ये लोहार जाति की अगर संख्या 1.5% है, और ये सवाल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा अहम है, इसका जवाब जो है सरकार को देना चाहिए, आरजेडी को देना चाहिए, नीतीश कुमार जी को देना चाहिए कि क्या नंबर के हिसाब से जातीय जनगणना अगर आप करते हैं तो जैसा कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि क्या नंबर के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है, और ये सवाल, इस सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलता है तब तक यही कहेंगे कि जात के आधार पर राजनीति करके सिर्फ राजनीतिक फायदा और जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अखिलेश जी आपका, अरुण कुमार जी आपका, संजीव श्रीवास्तव जी आपका और वीरेंद्र यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जातीय जनगणना का जो जिन जो है अभी निकला है वो अभी गया नहीं है, पहले फेज का है। अभी केवल मकानों को चिन्हित किया जा रहा है, आर्थिक स्थिति के आंकड़े जो है वो जुटाए जा रहे हैं। लेकिन जब दूसरा फेज अप्रैल में शुरू होगा तब पूछा जाएगा, सरकार आपके घर में आएगी, आपके घर में घुसेगी और पूछेगी कि बता तेरी जात क्या है। और हो सकता है आपकी जात पूछने के बाद वो आपके भगवान की भी जात पूछे, क्योंकि ये बात जब निकली है तो दूर तक जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कौन जात बा तोहार? कौन जात के हो भैया? का जात है तोहार?